जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्लास 12th के लिए है, ठीक है ना। और इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे कि आपको 13 लेसन का जो आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न है उसका यह सेकंड सीरीज जो है उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे पहले भी आपको जो वीडियो प्रोवाइड की गई थी उसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे जिसके हम लोग एनालिसिस किए थे। तो चलिए दोस्तों, इसे आज हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमें बताएंगे, जहां देखने में आपको प्रॉब्लम हो तो क्वेश्चन के साइज को छोटा बड़ा हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग बस इसे अच्छे से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जहां दिक्कत होगी आप हमें बताएंगे। देखिए, पहला जो प्रश्न है आपका वो क्या कह रहा है, समझिएगा, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न को समझिए। पहले कह रहा है कि चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो आपको कहाँ है। यही आपका प्रश्न जो है वो आपको पूछा जा रहा है कि चौरी चौरा नामक जो प्रसिद्ध स्थल है वो आपको कहाँ है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको गोरखपुर, ठीक है ना। ऑप्शन बी कह रहा है लखनऊ, ऑप्शन सी कह रहा है इलाहाबाद और ऑप्शन डी जो है वो आपको आगरा है। तो ये जो देख रहे हैं चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल वो आपको गोरखपुर में है। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि सर चौरी चौरा कांड जो है वो आपको कब हुआ था। तो देखिए, चौरी चौरा कांड जो है वो आपको 5 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी को चौरी चौरा कांड हुआ था। और इस चौरी चौरा कांड से दुखी होकर गांधी जी ने क्या किए थे कि आपको 11 फरवरी 1922 को, कितना को, 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को क्या कर लेते हैं कि आपको वापस ले लेते हैं। तो कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है यह, ठीक है ना, कि किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो हम कहेंगे आपको चौरी चौरा कांड के बाद, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि सर यह असहयोग आंदोलन कब से कब तक चला था। तो देखिए, यह असहयोग आंदोलन जो है वो आपको 1920 से 1922 तक चला था। और एक चीज आप यहाँ से और याद रख सकते हैं कि यह गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम क्या था कि आपको जन आंदोलन था। क्या था? प्रथम जन आंदोलन था। तो यहाँ से क्वेश्चन अगर आपसे किया जाता है कि बताइए कि गांधी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो था वो कौन था, तो हम क्या कहेंगे आपको असहयोग आंदोलन, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, लेकिन उससे पहले इसके साइज को थोड़ा सा हम लोग बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। अगर आपको नहीं बुझाए तो आप लोग हमें बताएंगे। देखिए, उम्मीद है कि आपको दिख रहे होंगे सारे के सारे प्रश्न, ठीक है ना। समझिए क्या कह रहा है। भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जब क्रिप्स मिशन आपको 1942 में भारत आया था उस समय भारत के वायसराय जो थे वो कौन थे, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऑप्शन ए कह रहा है आपको लॉर्ड वेलिंगटन, उसके बाद कह रहा है आपको ऑप्शन बी लॉर्ड एमहर्स्ट, ऑप्शन सी लॉर्ड लिनलिथगो और ऑप्शन डी कह रहा है आपको लॉर्ड वेलेस्ली। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। तो यहाँ से एक प्रश्न आती है कि ये जो क्रिप्स मिशन है वो आपको भारत कब आया था। तो देखिए, क्रिप्स मिशन जो है भारत 22 मार्च 1942 को आया था। कितना को आया था? 22 मार्च 1942 को। और इसके जो अध्यक्ष थे वो आपको सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। कौन थे? सर स्टेफर्ड क्रिप्स थे। तो इन चीजों को याद रखिएगा। और देखिए, लॉर्ड लिनलिथगो से एक चीज आप याद रख सकते हैं कि जो लॉर्ड लिनलिथगो है यह आपको द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय क्या थे कि आपको भारत के वायसराय थे। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के समय जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे, तो वो आपको लॉर्ड लिनलिथगो थे। और इसी लॉर्ड लिनलिथगो के द्वारा क्या होता है कि आपको 8 अगस्त 1940 को जो होता है वो आपको अगस्त प्रस्ताव जो होता है वो आपको पेश किया जाता है। क्यों? ताकि ये भारतीयों से सहयोग जो है वो आपको प्राप्त कर सके, क्योंकि भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि आपको उनके मर्जी के बिना शामिल कर दिया था, ठीक है ना। तो कांग्रेस मंत्रिमंडल जो थे वो आपको 22 अक्टूबर 1939 को, कितना को, 22 अक्टूबर 1939 को क्या कर दिया था कि आपको त्यागपत्र दे दिया था। और इसी खुशी में क्या हुआ था कि मुस्लिम लीग जो थे वो आपको 22 दिसंबर 1939 को संपूर्ण देश में जो था वो आपको मुक्ति दिवस जो था वो आपको मनाया था। तो यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि द्वितीय विश्व युद्ध में जब भारतीयों को जबरदस्ती जो था वो आपको शामिल कर दिया गया था तब कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कब त्यागपत्र दे दिया था। तो हम क्या कहेंगे
22 अक्टूबर 1939 को। और इस खुशी में मुस्लिम लीग ने क्या किया था कि आपको 22 दिसंबर 1939 को संपूर्ण देश में जो था वो आपको मुक्ति दिवस जो था वो आपको मनाया था। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए आपका मूल प्रश्न क्या कह रहा था, समझिएगा कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया उस समय भारत का वायसराय कौन था। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो आपको लॉर्ड लिनलिथगो हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर ब्लेजली की भी चर्चा आई है। तो याद रखिएगा एक छोटा सा प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि सहायक संधि के जो जन्मदाता है वो कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, लॉर्ड वेलेस्ली। तो ये जो सहायक संधि है इसका उद्देश्य क्या था, तो सहायक संधि का उद्देश्य था आपको भारतीय उपमहाद्वीप में अंग्रेजी राज्य का क्या करना, विस्तार करना। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है समझेंगे इसे, ठीक है ना। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कल भी इस प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, आज भी चर्चा कर देते हैं ताकि आप लोगों को यह जो है कंठस्थ जो है हो जाए। देखिए यहाँ पर समझिए क्या कह रहा है प्रश्न को। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपको समझने का जो है प्रयास करते हैं। देखिए गांधी जी से यह प्रश्न है, समझिए क्या कह रहा है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार बने, प्रश्न आपका यही पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है आपको 1 बार, ऑप्शन बी 2 बार, ऑप्शन सी 3 बार और ऑप्शन डी कह रहा है 4 बार। तो देखिए गांधी जी जो है कांग्रेस के अध्यक्ष मात्र 1 बार बने थे, वो भी आपको 1924 में। कब बने थे, 1924 में। और किस अधिवेशन में, तो इसे भी आपको याद रखना है। यह अधिवेशन जो है आपको बेलगांव अधिवेशन, क्या है, बेलगांव अधिवेशन। तो यहाँ से प्रश्न आएगी कि सर ये जो बेलगांव अधिवेशन है ये आपको कहाँ हुआ था। तो देखिए बेलगांव अधिवेशन जो है वो आपको कर्नाटक में हुआ था। कहाँ हुआ था, कर्नाटक में। तो गांधी जी यहीं पे क्या हुए थे कि आपको कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे मात्र 1 बार, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से क्वेश्चन आया एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपको बराबर पूछे जाते हैं, जैसे कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो यह आपको 1885 ईस्वी में। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो कांग्रेस के जो संस्थापक थे वो आपको ए.ओ. ह्यूम थे। इन समझिए देखिए कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो आपको किसने दिया था, यही आपका प्रश्न जो है आपको पूछा जा रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा है वह किसने दिया था। तो आप लोग इसे गौर से समझने का प्रयास कीजिए। क्या कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है खुदीराम बोस, ऑप्शन बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और ऑप्शन डी कह रहा है भगत सिंह। तो देखिए इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिए थे वो आपको भगत सिंह जी जो थे वो आपको दिए हुए थे, ठीक है ना। फिर यहाँ से महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। इन्होंने एक नारा दिए थे भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, करो या मरो का, क्या है, करो या मरो का नारा दिए थे, ठीक है ना। उसके बाद है सुभाष चंद्र बोस जी। तो सुभाष चंद्र बोस जी ने जय हिंद का नारा दिए थे, क्या दिए थे, जय हिंद का नारा दिए थे। इसके अलावा आपको दिल्ली चलो, क्या चलो, दिल्ली चलो का भी जो नारा दिए थे वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी ने ही दिए थे। इसके अलावा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा भी जो दिया गया था वो आपको सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, ठीक है ना। सुभाष चंद्र बोस जी को हम लोग नेताजी के नाम से भी क्या करते हैं, कि आपको जानते हैं। और खुदीराम बोस जो कि आपको सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्या थे, कि आपको क्रांतिकारी थे, ठीक है ना। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो वही आपका प्रश्न कर रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया था, तो हम क्या कहेंगे, भगत सिंह। अर्थात ये जो 4 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, पहले इसको समझिए। देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल नहीं था। ऑप्शन ए कह रहा है आपको महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जो है वो आपको सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी जो है बी आर अम्बेडकर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगी कि बताइए कि भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो आपको महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। किसके नेतृत्व में, महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना, 9 अगस्त, क्या कहिएगा, 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की क्या होती है, कि आपको शुरुआत होती है। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्या होता है कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा आपको एक ऑपरेशन चलाया जाता है। उस ऑपरेशन का नाम रहता है ऑपरेशन जीरो आवर, क्या रहता है, ऑपरेशन
जीरो आवर। तो यहाँ से आपसे प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि ऑपरेशन जीरो आवर का जो संबंध है वह आपको किस आंदोलन से है? तो हम कहेंगे आपको भारत छोड़ो आंदोलन से। किससे है? भारत छोड़ो आंदोलन से। तो यहाँ से अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होती है, तो आप क्या कहोगे? 9 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन किसके नेतृत्व में चलाया गया था? महात्मा गांधी के नेतृत्व में, ठीक है ना। ऑपरेशन जीरो आवर का संबंध किससे है? तो हम कहेंगे आपको यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन से। तो फिर यहाँ से एक बात आती है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ नजरबंद किया गया था? तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में। कहाँ नजरबंद किया गया था? आगा खां पैलेस में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को क्या था कि आपको गिरफ्तार कर लिया गया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, ठीक है ना। इसमें से गांधी जी को कैद करके कहाँ रखा गया था? तो गांधी जी को जो कैद करके रखा गया था वो आपको आगा खां पैलेस में, यानी कि इनको नजरबंद कर दिया गया था। वहीं आपको जवाहरलाल नेहरू को अहमदनगर जेल में रखा गया था। कहाँ रखा गया था? अहमदनगर जेल में। और यहीं पे क्या हुए थे कि अहमदनगर जेल में ही जवाहरलाल नेहरू जो थे एक पुस्तक लिखे थे। उस पुस्तक का नाम है साथियों डिस्कवरी। क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि बताइए डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखा गया है, तो आप क्या कहोगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जो है वो आपको किस जेल में लिखी गई थी? तो आपको अहमदनगर जेल में। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो आपको डी, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो थे वो आपको शामिल नहीं थे। तो इन सभी चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इससे हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। चलिए देखते हैं प्रश्न, ये यहाँ पे है और ये से देख लेते हैं। हाँ, हम लोग यहाँ से चलते हैं। देखिए क्या कह रहा है छठा नंबर आपका जो प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, पहले समझिए इसे, ठीक है ना। कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम जुआ पे याद हो गए होंगे, कल भी इसको समझाए थे। देखिए क्या कह रहा है कि भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, उसके बाद कह रहा है जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद है जेबी कृपलानी और सरदार पटेल। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको जेबी कृपलानी। तो भारत के आज़ादी के समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो आपको कौन थे? तो वो आपको जेबी कृपलानी थे। महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1924 में। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करेंगे तो जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बने थे, 1929 में, 1936 में और आपको 1937 में ये कांग्रेस के क्या बने थे कि आपको अध्यक्ष बने थे। तो 1929 का अधिवेशन लाहौर में, 1936 का अधिवेशन जो था वो आपको लखनऊ में हुआ था और 1937 का अधिवेशन फैजपुर में हुआ था। और फैजपुर जो है गांव में होने वाला क्या था कि आपको प्रथम अधिवेशन था। तो इन चीजों को याद रखना है। उसके बाद है सरदार पटेल, इनके बारे में कुछ चीज आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये देश के जो थे आपको पहले गृह मंत्री थे। क्या थे? देश के पहले गृह मंत्री और पहले जो उप प्रधानमंत्री थे देश के वो कौन थे? वे आपको सरदार पटेल थे। कहते हैं सरदार पटेल। दूसरी बात है कि सरदार पटेल को हम लोग क्या कहते हैं? तो आपको आयरन मैन कहते हैं। क्या कहते हैं? आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से इन्हें हम लोग क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। इसके अलावा इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क, ठीक है ना। तो अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताइए भारत का बिस्मार्क, ठीक है ना, आयरन मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहोगे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। और आज जो दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, वो सरदार पटेल को समर्पित है, जिसकी ऊंचाई आपको 182 मीटर है, ठीक है ना। और स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो आपको है कहाँ? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वह आपको गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में है। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, समझिए। पहले सबसे पहले इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्या आपको यहाँ पे समझना है, तो देखिए यहाँ पे समझिए कह रहा है कि भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? मतलब कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसका निर्धारण कौन किया था? तो आपको सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसे हम लोग किस रेखा के नाम से जानते हैं? तो देखिए, तो भारत और पाक के बीच क्या है?
भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है वो आपको रेड क्लिफ रेखा है। क्या है? रेड क्लिफ रेखा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है, तो हम क्या कहेंगे? भारत और पाकिस्तान के बीच। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और सीमा रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं LOC। क्या कहते हैं? LOC या लाइन ऑफ कंट्रोल कहेंगे। क्या कहेंगे? लाइन ऑफ कंट्रोल। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में क्या है? भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग कहते हैं मैक-मोहन रेखा। क्या कहते हैं? मैक-मोहन रेखा। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा भारत और चीन के बीच में एक सीमा रेखा और है जो आपको क्या है तो याद रखेंगे, वह है आपको LAC। तो LAC का मतलब जो होता है वो क्या होता है? तो देखिए LAC का मतलब होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक है ना। वहीं भारत और पाकिस्तान के बीच में जो एक सीमा रेखा है, ठीक है ना, वो है आपको LOC। तो LOC का मतलब हो जाएगा लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना। तो भारत और चीन के बीच में जो सीमा रेखा है उसे हम लोग मैक-मोहन रेखा के नाम से जानते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसको हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। तो आपके 12th के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैक-मोहन रेखा जो है वो आपको कहाँ है, तो याद रखिएगा कि मैक-मोहन रेखा जो है वो आपको अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। तो प्रश्न यहाँ से क्या क्या पूछा जा सकता है समझिए कि भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा रेखा का निर्धारण कौन किया था, तो सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच के जो सीमा रेखा उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम लोग रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाएगा कि रेड क्लिफ रेखा के अलावा भारत और पाकिस्तान के बीच में आपको कौन सी रेखा है, तो हम कहेंगे आपको LOC यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी कि कहने का मतलब हो गया कि आपको नियंत्रण जो रेखा है उसकी बात हो रही है। उसके बाद भारत और चीन के बीच में जो एक सीमा रेखा है उसका नाम है आपको मैक-मोहन रेखा, ठीक है ना। और मैक-मोहन रेखा जो है किन दो देशों के बीच है, तो भारत और चीन के बीच में। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा भारत और चीन के बीच में एक और सीमा रेखा है जिसको हम लोग LAC के नाम से क्या कहते हैं, जानते हैं। LAC करने का मतलब है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको क्या कह रहा है, पहले समझिए इसको। देखिए साथियों क्या कह रहा है कि हिंद स्वराज नामक जो पुस्तक है गांधी जी जो थे कब इसकी रचना किए थे, यह क्वेश्चन जो है आपको पूछा जा रहा है, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही लंबा है लेकिन समझिए यह पूछने का सेंस यही है क्वेश्चन का। देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना जो है की थी जब वे क्या कर रहे थे, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि इंग्लैंड से भारत जहाज से क्या कर रहे थे कि यात्रा कर रहे थे, तो यह आपको नहीं होगा, ठीक है ना। साबरमती आश्रम में थे तब, ये भी नहीं होगा। अब कह रहा है कि जहाज से इंग्लैंड से दक्षिणी अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तब इन्होंने क्या किए थे कि हिंद स्वराज नाम की पुस्तक की रचना किए थे। तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा कि हिंद स्वराज जो है वो आपको कब लिखा गया था, तो यह आपको 1909 में। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से याद रखना है। और गांधी जी के द्वारा लिखी गई और भी कई सारी पुस्तकें हैं, जैसे देखिए एक तो सबसे पहले आपको हिंद स्वराज जो है इसे आपको याद रखना है कि हिंद स्वराज जो है वो आपको कौन लिखे हुए हैं, तो हम कहेंगे आपको महात्मा गांधी। इसके अलावा गांधी के द्वारा लिखी गई एक और पुस्तक है माई एक्स। क्या है? एक्स। देख रहे हो भाई एक्स हमेशा आ रहा है, ठीक है ना। माई एक्सपेरिमेंट्स। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट्स विथ क्या कहेंगे आपको ट्रूथ। क्या है? ट्रूथ। तो यह गांधी के द्वारा लिखी गई क्या है कि आपको पुस्तक है, ठीक है ना। इसका मतलब हो जाएगा सत्य के साथ मेरा प्रयोग। इसके अलावा आपको गीता माता। क्या है? गीता माता। क्या है? गीता माता नाम के पुस्तक जो है वो भी आपको गांधी जी के द्वारा ही लिखे गए थे, ठीक है ना। इसके अलावा एक पुस्तक और है जो है आपको अनासक्ति योग। क्या है? अनासक्ति योग। तो ये भी पुस्तक जो है गांधी जी के द्वारा जो है वो आपको लिखा गया है। इसके अलावा एक पुस्तक और है जिसका नाम आपको याद रखना है और वह पुस्तक है आपको इंडिया ऑफ माई ड्रीम। क्या है? इंडिया ऑफ माई ड्रीम। तो इन चीज़ों को भी आपको याद रखना है कि इंडिया ऑफ माई ड्रीम नाम के जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको गांधी जी के द्वारा। तो चलिए इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। साथियों देखिए क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किए थे, तो जब वो इंग्लैंड से कहाँ जा रहे थे, तो आपको दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे, तब उन्होंने हिंद स्वराज नाम की पुस्तक की रचना किए थे। तो हिंद स्वराज नाम की पुस्तक की रचना कब हुई थी, तो क्या कहेंगे आपको 1909 ईस्वी में। उसके बाद है आपको
माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, यह गांधी जी की आत्मकथा है। यह आपको 1921 में जो था आपको लिखा गया था। इसके अलावा आपको गीता माता, अनाशक्ति योग, ठीक है ना, इंडिया ऑफ माई ड्रीम, ये सारे पुस्तक जो है गांधी के द्वारा जो है आपको लिखी गई पुस्तक है। तो यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि महात्मा गांधी के जन्म दिवस को हम लोग किस रूप में मनाते हैं? अहिंसा दिवस के रूप में। इसके अलावा गांधी जी के जो शहादत है उसको हम लोग किस दिवस के रूप में मनाते हैं? तो उसे हम लोग जो मनाते हैं ना, वह आपको राष्ट्रीय शहीद दिवस के रूप में। तो साथियों, इन सारे चीजों को आपको अच्छे से क्या कर लेना है, याद कर लेना है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न जो है आपको क्या कह रहा है, इस पर हम लोग क्या करेंगे कि आपको चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो प्रश्न का साइज है उसको और भी बड़ा कर देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हो प्रश्न को पढ़ने में। देखिए क्या कह रहा है, समझिए इसे, ठीक है ना। उम्मीद है दिख जाते होंगे, मुझे तो दिख रही है। आप लोग भी जरा सा कमेंट करके बताना भाइयों, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है नवजीवन, इसके अलावा आपको इंडियन ओपिनियन, हरिजन, अफ्रीका न्यूज। तो गांधी जी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में जो निकाली गई पत्रिका है उसका नाम है इंडियन ओपिनियन, जो कि आपको 1903 में गांधी जी के द्वारा क्या था कि आपको निकाला गया था। तो इन चीजों को याद रखना है। भारत में नवजीवन निकाले थे 1919 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1919 ईस्वी में। इसके अलावा हरिजन जो निकाले थे वो आपको 1932 ईस्वी में, कहीं कहीं आपको 1933 भी दिए रहते थे। इन चीजों को आपको अच्छे से देख लेना था। गांधी के द्वारा जो निकाली गई पत्रिका है उसमें कौन कौन है, तो याद रखिएगा नवजीवन, इंडियन ओपिनियन और इसके अलावा जो है क्या है, तो आपको हरिजन है। क्या है? हरिजन है। तो इन सारे चीजों को आपको अच्छे से देख लेना है। तो फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका में निकाली गई पत्रिका कौन थी? तो आपको इंडियन ओपिनियन। तो यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो आपको 1893 में, ठीक है ना। और दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए क्या होता है कि 9 जनवरी को भारत में जो होता है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? प्रवासी, ठीक है ना, यानी कि भारतीय प्रवासी दिवस उसको कहिए। क्या कहिए? भारतीय प्रवासी दिवस जो है वो आपको 9 जनवरी को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन गांधी जी जो थे आपको दक्षिण अफ्रीका से वापस जो थे वो आपको लौटे थे। तो गांधी दक्षिण अफ्रीका गए कब थे? तो 1893 में। फिर यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाएगा कि गांधी के द्वारा सत्याग्रह का पहला प्रयोग जो था वो आपको कहाँ किया गया था? तो साथियों, गांधी के द्वारा सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया गया था वो आपको 1906 ईस्वी में आपको दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ किया गया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो इन चीजों को आपको अच्छे से समझना है। वहीं भारत में गांधी के द्वारा सत्याग्रह का जो पहला प्रयोग किया गया था वो आपको चंपारण में किया गया था। कहाँ किया गया था? चंपारण में। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन किसी भी प्रकार से घुमा के पूछे, आप बता दोगे कि गांधी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था, तो आपको दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है ना। गांधी के द्वारा जो है भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया गया था, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं? चंपारण में 1917 में। अब आइए थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कौन सी पत्रिका निकाले थे? तो आपको इंडियन ओपिनियन। उसके बाद है गांधी के द्वारा निकाले गए और पत्रिका हरिजन, जो कि आपको 1932 में, कहीं कहीं 33 में मिलेंगे। इंडियन ओपिनियन 1903 में, ठीक है ना। नवजीवन जो है 1919 में। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। इन चीजों को याद रखना है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे थे? 9 जनवरी 1915 को। इसीलिए 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो होता है वो आपको भारत में मनाया जाता है। तो इन सारे चीजों को साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। तो ये जो 9 नंबर प्रश्न है इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। तो साथियों इसे अच्छे से समझना है। जब आपको नहीं समझ में आए तो वहां पे कमेंट करना है, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ, और जो भी इसमें कमी हो, ज्यादा हो, इसके बारे में आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे ताकि हम उसे सुधार सके। क्योंकि हम आप लोग के माध्यम से भी सीखने का प्रयास करेंगे और हम लोगों का ये जो सिलसिला है वो सीखने और सिखाने का है, ठीक है ना। देखिए क्या कह रहा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्या कह रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की पराकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए थे? मतलब क्या था समझिए कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेजी सरकार जो था वो आपको घबरा गया। क्या हो गया? घबरा गया। और उन्होंने गांधी के साथ 5 मार्च 1931 को दिल्ली में एक समझौता किया। और यह समझौता भारत के तत्कालीन वायसराय
लॉर्ड इरविन ने किया था, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं गांधी इरविन समझौता। क्या कहते हैं? गांधी इरविन समझौता। तो देखिए, तो इसका आंसर निकल कर आ गया लॉर्ड इरविन। क्या आ गया? लॉर्ड इरविन। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो साथियों गांधी इरविन समझौता जो है वो आपको मार्च 1931 में, तो मार्च 1931 में कह रहा है, डेट पूछ दिया जाएगा तो डेट आपको याद रखना है 5 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौता जो है वो आपको कहाँ हुई थी, तो ये आपको दिल्ली में हुई थी, इसीलिए इसको हम लोग दिल्ली पैक्ट या दिल्ली समझौता के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और गांधी इरविन समझौता जो हुआ था किसके बीच हुआ था, तो एक तरफ है आपको महात्मा गांधी, कौन है? महात्मा गांधी, ठीक है ना, और दूसरी तरफ जो है वो आपको कौन है, तो भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन। यानी कि लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में क्या हुआ था कि आपको एक समझौता हुआ था, और उस समझौता का नाम क्या है, तो आपको गांधी इरविन समझौता। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न रहेगी, ठीक है ना, क्या जानते हैं कि गांधी इरविन समझौता के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या होता है कि आपको समाप्त कर दिया जाता है, और गांधी जी जो होते हैं आपको दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए क्या हो जाते हैं कि आपको राजी हो जाते हैं। तो इन चीजों को भी आपको अच्छे से क्या करना है, समझना है। और यहाँ पर कई सारे वायसराय के नाम आए जिसके बारे में जान लीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होने के समय जो वायसराय थे लॉर्ड लिलिथगो, ठीक है ना, लॉर्ड वेवेल जो है वो आपको 1943 में जो होता है वो आपको भारत का वायसराय बनकर आता है। लॉर्ड कर्जन जो कि आपको बंगाल विभाजन के लिए क्या होते हैं कि आपको सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। तो इन चीजों को भी साथियों आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कह रहा है, इसे आप लोग देखिए, ठीक है ना। देखिए अगला प्रश्न जो है हमारा, समझिएगा इससे पहले अच्छे से, ठीक है ना, और जो भी दिक्कत हो आप लोग हमें बताने का भी प्रयास करेंगे, ठीक है ना। थोड़ा सा आवाज में आज बहुत चेंजेस हो सकते हैं क्योंकि तबीयत जो है काफी ज्यादा अस्वस्थ है, इसके बावजूद भी हम आप लोगों के लिए क्लास ले रहे हैं। देखिए क्या कह रहे हैं, सुनिए। क्वेश्चन के साइज को थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। अब तो सारे लोगों को दिख रहा होगा, जो लोग कमेंट करते हैं कि सर नहीं दिखता है उन लोगों को भी अब दिखेगा। देखिए क्या कह रहा है कि वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ कहने की आवश्यकता है ही नहीं, 1932 की बात आएगी हो जाएंगे आपको महात्मा गांधी। क्या हो जाएंगे? महात्मा गांधी। तो इन चीजों को आपको अच्छे से याद रखना है। फिर यहाँ से अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाता कि अनुसूचित जाति संघ क्या है, अनुसूचित जाति संघ के जो संस्थापक थे वो कौन थे, तो हम क्या कहेंगे, तो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उसके बाद जगजीवन राम के बारे में चीज़ याद रखिएगा। यह केंद्र में सर्वाधिक दिनों तक क्या है कि मंत्री बने रहने का जो रिकॉर्ड है वो बनाए हुए हैं, तो इसे आप याद रख सकते हैं। आचार्य विनोबा भावे जो भारत में भूदान आंदोलन को क्या कहते कि आपको शुरू किए थे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, आचार्य विनोबा भावे के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1951 में। इसके अलावा जय जगत का नारा क्या है, जय जगत का नारा जो है वो आपको किसने दिया था, तो देखिए जय जगत का नारा जो है वो आपको किसके द्वारा दिया गया था, तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे। और आचार्य विनोबा भावे जो है आपको पहले सत्याग्रही थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के, ठीक है ना। तो पहले सत्याग्रही भी थे, व्यक्तिगत सत्याग्रह के। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या कहना है कि आपको याद रखना है, ठीक है ना। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्हें हम लोग भारतीय संविधान का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भारतीय संविधान का जनक। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए भारतीय संविधान का जो जनक है क्या है, जनक है, वो किसे कहा जाता है, तो हम क्या कहेंगे जानते हैं, तो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को। तो आइए इसे हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कौन किए थे, तो वो आपको महात्मा गांधी, ठीक है ना। आइए थोड़ा सा और प्रश्न को हम लोग रिकॉल में लाते हैं। क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है, तो साथियों याद रखिएगा भारतीय संविधान का जनक जो है वो आपको डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब को कहा जाता है, ठीक है ना। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना 1927 में जो किए थे वो आपको बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किए थे। भूदान आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे, विनोबा भावे, यानी कि आचार्य विनोबा भावे, जो 1951 में भूदान आंदोलन को शुरू किए थे। जय जगत का नारा दिए थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले क्या थे कि आपको सत्याग्रही थे। तो इन चीजों को आपको अच्छे से क्या करना है, याद रखना है। चलिए अब हम लोग यहाँ से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति जो है वो आपको निम्न उद्देश्य के लिए क्या है कि आपको हुई थी। देखिए पहले इसको समझिएगा, ठीक है ना, अच्छे से समझना है।
देखने में ये बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका आंसर देखिएगा एकदम छोटा सा आएगा। क्या आएगा? एकदम छोटा आएगा। देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। पहले मूल चीज इसको हम समझते हैं। क्या कह रहे हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्न उद्देश्य के लिए हुई थी। ऑप्शन ए कह रहा है 1919 के सुधारों के प्रगति की समीक्षा। ठीक है ना। तो यहाँ हम आगे पढ़ने की हमें आवश्यकता ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। क्या है? इंडिया एक्ट 1919। इसी में आपको पहले ही कहा जा चुका था कि यह जो एक्ट है इसकी समीक्षा 10 वर्ष बाद जो है वो आपको की जाएगी। क्या हो जाएगी? की जाएगी। लेकिन तत्कालीन परिस्थितियों को देखते हुए यह जो साइमन कमीशन है वह 1927 में ही क्या हुआ था कि आपको नियुक्त किया गया था, और 1928 में यह भारत आया था। तो यहाँ से एक बात आती है कि सर साइमन कमीशन जो है यह आपको नियुक्त कब हुआ था? तो 1927 में। देखिए साथी, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है? 1927 में इसकी क्या होती है कि आपको नियुक्ति होती है। और साइमन कमीशन जो होते हैं वो आपको सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में आपको 1928 में 3 फरवरी को यह भारत आता है। कहाँ आता है? भारत आता है। तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि साइमन कमीशन भारत कब आया था, तो आप क्या कहिएगा? तो आपको 3 फरवरी 1928 को। तो इन चीजों को याद रखना है। साइमन कमीशन जो है अपना रिपोर्ट भारत सरकार को कब दिया था? तो यह आपको 1930 में जो है अपनी रिपोर्ट जो है वो आपको भारत सरकार को क्या किए थे कि आपको दिए थे। तो इन चीजों को अच्छे से याद रखना है। तो साइमन कमीशन क्यों भारत आया था? तो सीधे याद रखना है कि भारत में संवैधानिक विकास की जो जांच है वह करने के लिए। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा, क्या जानते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो सबसे बड़ी विशेषता है वो क्या थी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा प्रांतों में सबसे पहले क्या हुआ था कि आपको द्वैध शासन जो था वो आपको लागू किया गया था। तो साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे चीज जो होंगे समझ में आगे होंगे। तो आज के इस सेशन को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। फिर मिलेंगे आपसे कल एक नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप सबों से सुविधा। टेक केयर ऑल ऑफ यू।